बैटल थ्रू द हेवंस के एक और मजेदार से एपिसोड में आपका स्वागत है। ये वाला वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि सीन कुछ ऐसा है कि पिछले एपिसोड में वो वर्म होल रिपेयर हो गया था। लुओ क्लैन के एंसेस्टर ने कहा था कि इसमें ट्रेवल करना भी सेफ नहीं है, लेकिन जियान को सेंट्रल प्लेन जाने की ज्यादा खुजली थी। इस वजह से वो चारों एंटर कर जाते हैं इस वर्म होल में। कुछ समय तक उनकी जर्नी काफी स्मूथ रहती है, लेकिन इससे पहले वो सेंट्रल प्लेन पहुंचने की खुशी मना पाए, उनका सामना होता है एक स्पेस स्टॉर्म से। इस स्पेस के तूफान में से बहुत खतरनाक सक्शन फोर्स क्रिएट हो रही थी। इस तूफान से फाइट करने में जियान की टोली की बैंड बज गई थी। जिया, शाओशियान, सिंगलैन की किस्मत अच्छी रहती है, क्योंकि सबसे पहले बोट एंटर कर जाती है उस वर्म होल के एग्जिट में, लेकिन एंड में रह जाने की वजह से जियान उनके साथ नहीं जा पाया था। शाओशियान, जिया बहुत परेशान हो रहे थे। तभी सिंगलैन का ध्यान जाता है उन चमकते हुए रून्स पे। वो कहती है बिग ब्रदर जियान कहीं और चले गए हैं, लेकिन चिंता मत करो, वो डेफिनेटली एग्जिट कर चुके हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है एक रेगिस्तान। इस रेगिस्तान में रेत को उड़ाते हुए कई हवाएं चल रही होती हैं। ये गर्म हवाएं ऐसी थीं जिससे किसी की रूह कांप जाए। ऐसी डेसोलेट जगह पे किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल है। दूर दूर तक रेत और हवाओं के अलावा कुछ नहीं दिखता। चारों तरफ कहीं भी कोई ट्री दिखाई नहीं देता। इतने हॉट टेम्परेचर की वजह से कोई भी एनिमल या फिर ट्री सर्वाइव ही नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक्सेप्शंस मिल ही जाते हैं। यही केस था उस हल्की सी येलो ग्रास का। ये इतने खतरनाक इकोसिस्टम में सर्वाइव कर रही थी। ऊपर से भले ही इसका साइज छोटा हो, लेकिन इनके नीचे की जड़ें काफी अच्छे से डेवलप थी। नॉर्मली इस चीज को कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। इनकी रूट्स बहुत नीचे पानी के तलाश में फैली हुई होती हैं। जो ट्राइब्स रेत में रहती थी वो उन्हें कहती हैं हालिया, जिसका मतलब होता है डिवाइन गिफ्ट। तभी एक तेज हवा चलती है। ये मटीली सी घास बेंट हो जाती है। यहाँ पे एक डार्क ब्लैक ह्यूमन फिगर रिवील हुआ था। इस इंसान के कपड़े लगभग पूरी तरीके से फट ही चुके थे। इसकी पूरी बॉडी पे फ्रेश ब्लड देखा जा सकता है। ये जैसे तैसे करके अपनी सांसें मेंटेन कर रहा था। अगर इसके चेस्ट की अप और डाउन मूवमेंट को नहीं देखा जाए तो फिर ऐसा लग सकता है कि कोई यहाँ पे डेड बॉडी फेंक के चला गया है। काफी टाइम तक शांत रहने के बाद ये कॉर्प्स अचानक से ट्रेम्बल हुई थी। उसकी वो बंद आंखें खुलती हैं। जब इन गर्म हवाओं की आवाज उसके कानों तक जाती है तो उसके चेहरे पे एक हेल्पलेस स्माइल आ गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उस डैम वर्म होल ने उसे कहाँ पे भेजा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम जियान की ही बात कर रहे हैं। जब वो उस वर्म होल में एंटर करता है तो वो तुरंत ही जमीन पे नहीं आया था, बल्कि इस वर्म होल की स्पेशल स्ट्रेंथ ने जियान की बैंड बजा दी थी। पहले जियान की खूब धुलाई होती है, फिर उसे गार्बेज की तरह दूर फेंक दिया जाता है। स्पेशल स्ट्रेंथ से बैंड बजने की वजह से जियान को काफी सीरियस इंजरीज को फेस करना पड़ता है। उसके पास खड़े होने की भी स्ट्रेंथ नहीं थी। उसे यहाँ पे आए हुए अब 1 दिन हो चुका है। जियान 1 दिन से कॉर्प्स की तरह यहाँ पे पड़े पड़े जो थोड़ी बहुत नेचुरल एनर्जी एनवायरनमेंट में थी उसे अब्सॉर्ब कर रहा था। जियान का हाथ बड़ी डिफिकल्टी से अपनी स्टोरी रिंग तक जाता है, जिसके बाद एक मेडिसिनल पिल उसके हाथ में अपीयर हुई थी। कांपते हुए हाथों से वो उसे अपने मुंह तक ले जाता है। इस एक्शन के करने के बाद जियान की इंटरनल बॉडी में काफी पेन फील होता है। तुरंत ही उसके फोरहेड से काफी पसीना आने लगता है। अगर जियान की बॉडी को हेवली फ्लेम्स प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती तो शायद वो स्पेशल स्ट्रेंथ जियान की बॉडी को तबाह कर देती। फिर भी भले ही जियान बच गया हो, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। जियान अपने दिल में कहता है जैसे ही मेरी एग्जॉस्टेड दुई की थोड़ी सी रिकवर होती है मैं अपनी इंजरीज को हील कर पाऊंगा, जिसके बाद मैं कुछ मेडिसिन पिल को रिफाइन कर सकता हूँ जिससे मेरी सारी चोटें सही हो सकें। उम्मीद करता हूँ कि मेरी मुलाकात किसी मैजिकल बीस्ट से न हो। मेरा एक इलीट दोजोंग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर एक मैजिकल बीस्ट के हाथों मेरी जान चली जाती है तो वो तो काफी रिग्रेट की बात होगी। जियान फील करता है कि वो मेडिसिन स्ट्रेंथ उसकी बॉडी में फैलने लगी है। उसके चेहरे पे एक टाइटनेस वाला एक्सप्रेशन आता है। जियान ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जब वो अपनी आंखें बंद कर रहा था तब उसके कानों में हल्की सी एक आवाज जाती है। अगली बार जियान की जब आंखें खुलती हैं तो वो खुली थी एक दोंची की वजह से, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं बम्प। जियान को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी हड्डियां टूट गई हैं। इस पेनफुल फीलिंग ने सारी टायर्डनेस को भगा दिया था। जैसे तैसे करके वो अपनी पूरी आंखें खोलता है। सबसे पहले उसकी आंखों के सामने आती है एक बड़ी सी सीलिंग। उसके बाद जियान का ध्यान जाता है नीचे की तरफ। इमीडिएटली जियान को समझ में आ गया था कि वो कहाँ पे है। वो अभी एक कैरेज में है, यानी कि किसी गुजरते हुए इंसान ने जियान की हेल्प करी है। जब वो अपने शरीर को देखता है तो जियान ने डिस्कवर किया था कि सारे ब्लड के स्पॉट्स गायब हो चुके हैं। किसी ने उसके फटे हुए कपड़े भी चेंज कर दिए हैं। अभी जियान लेनिन से बने हुए कपड़े पहने हुए था। इन्हें देख के वो एकदम स्टंड रह जाता है। तुरंत ही उसे एक चीज की याद आई थी। उसका दूसरा हाथ जाता है राइट हैंड की तरफ। जब वो अपनी स्टोरी रिंग को सही सलामत देखता है तो फाइनली उसे रिलैक्स करने का मौका मिलता है। जब तक जियान रिलीफ फील कर रहा होता है, बाहर से कोई कैरेज का कर्टन खोलता है जहाँ से काफी इंटेंस लाइट अंदर आती है। अगले ही पल में एक स्ट्रॉन्ग सा दिखने वाला मिडिल एज मैन जियान के सामने अपीयर हुआ था। जब वो देखता है कि जियान सही सलामत है तो उसकी तरफ एक स्माइल करता है। एक ऑनेस्ट आवाज में वो कहता है लिटिल ब्रदर तुम्हारी आंखें खुल गई। जियान की नजर भी इस मिडिल एज इंसान पे चली जाती है। भले ही उसकी बॉडी में की बहुत ही कम बची हो, लेकिन उसकी मेंटल स्ट्रेंथ अब भी उतनी ही पावरफुल थी। जियान को तुरंत ही इस मिडिल एज इंसान की स्ट्रेंथ मालूम पड़ती है। ये इंसान डोलिंग क्लास के पीक पे था। कुछ ही समय के बाद ये दो
वांग बन सकता है। वो मिडिल एज इंसान स्माइल के साथ कहता है कि जब हम गुजर रहे थे तो हमने तुम्हें पड़े हुए देखा। शुरू में तुम्हारी इंजरीज को देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अनएक्सपेक्टेडली तुम इतनी जल्दी उठ गए। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है मेरा नाम हान चोंग है। टियानबे सिटी के हन क्लैन का मैं एक डीकन हूँ। इस बार मैं एक मिशन की वजह से इस डेजर्ट से क्रॉस कर रहा था। इस रीजन की वजह से हम तुम्हें डिस्कवर कर पाए। लगता है तुम्हारा लक काफी अच्छा है। रेगिस्तान के वुल्फ्स की वजह से कई लोगों की जाने जा चुकी हैं। ये बीस्ट बहुत ही फियर्स प्रजाति के हैं। नॉर्मल दोषी भी उनसे फाइट नहीं कर सकते। इन्होंने कई एक्सपर्ट्स का काम तमाम किया है। अगर ये वुल्फ्स तुम्हें ढूंढ लेते तो तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचती। हान चोंग की एक्सप्लेनेशन सुन के जियान स्माइल करता है। वो एक ग्रेटफुल एक्सप्रेशन के साथ कहता है बिग ब्रदर हान चोंग, मुझे रेस्क्यू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भले ही जियान ने थोड़ी सी दुखी को रिकवर कर लिया हो, लेकिन अगर वो ग्राउंड में पड़ा रहता तो फिर अपने डीमन पपेट को भी समन नहीं कर पाता। ये बात भी कोई क्लियर नहीं है कि जियान अगले 1 या 2 दिन तक सेफ ही रहता। इस वजह से जियान हान चोंग की तरफ काफी ग्रेटफुल था। इसका रिप्लाई करते हुए हान चोंग कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आउटसाइड किसी को हेल्प की जरूरत होती है तो हमें डेफिनेटली हेल्प करनी ही चाहिए। इसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है। हान चोंग जियान की बॉडी को थोड़ा ध्यान से देख के बोलता है कि मैं तुम्हारी इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ। आखिरकार ये इंजरीज काफी ज्यादा सीरियस है। जैसे ही हम टियानबे सिटी में पहुंचते हैं तो वहाँ पे किसी शॉप का एल्केमिस्ट तुम्हारी हेल्प कर सकता है, लेकिन इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड कॉइन्स चाहिए होंगे। इस वजह से कोई नॉर्मल इंसान एक एल्केमिस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता। भले ये एल्केमिस्ट कितने भी एरोगेंट हो, लेकिन कोई इन्हें ऑफेंड नहीं कर सकता। इवन जो मेरे हान क्लैन के लीडर हैं वो भी इनसे मिलने के टाइम पे रिस्पेक्टफुल बिहेव करते हैं। जियान ये सुन के हल्के से स्माइल करता है। ये इंजरीज उसके लिए परेशानी का कारण नहीं थी। भले ये काफी सीरियस हो, बट इतनी सारी फाइट्स की वजह से जियान को इनकी आदत पड़ गई थी। जैसे ही उसे थोड़ा सा टाइम मिलता है ये सारी इंजरीज पूरी तरीके से हील हो जाएंगी। ये एल्केमिस्ट और वॉरियर एक साथ होने का फायदा है। जिस दुश्मन को मारा नहीं जा सके वही सबसे फ्राइटनिंग होता है। थोड़ी सी हेजिटेशन के बाद जियान पूछता है बिग ब्रदर हांगकांग क्या ये सेंट्रल रीजन है? जियान ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि इतनी मेहनत और मशक्कत से वर्म होल को क्रॉस करने के बाद वो और कहीं पहुंच जाए। हांगकांग नोट करने के बाद बोलता है ये सेंट्रल प्लेन्स का नॉर्दर्न रीजन है। वो एक सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछता है क्या ब्रदर जियान आप सेंट्रल प्लेन से नहीं बिलोंग करते? ये सुन के जियान दोबारा से हेल्पलेस फील करने लगता है। क्योंकि हांगकांग ने जियान की जान बचाई थी तो जियान उससे कुछ नहीं छिपाता। वर्म होल में एंटर करने के बाद क्या हुआ वो सब बता देता है। जियान की पूरी बात सुन के हांगकांग को पूरा मैटर समझ में आ गया था। वो डब्बे से मुंह खोल के बोलता है तो तुम्हारा सामना स्पेस के तूफान से हुआ, तभी मैं कहूँ तुम्हारी इंजरीज इतनी सीरियस क्यों है, लेकिन तुम अपने आप को लकी मान सकते हो। वर्म होल की स्पेस स्टॉर्म से सामना करने वाले बहुत ही कम लोग सर्वाइव करते हैं। इस स्पेस के तूफान ने हमारे हान क्लैन की एक पूरी सेना को सॉलो कर लिया था। जियान कहता है सेंट्रल प्लेन्स का तो ये नॉर्दर्न रीजन है। बिग ब्रदर हांगकांग क्या आपको पता है कि पिल टावर का है? हांगकांग इसका रिप्लाई करते हुए बोलता है पिल टावर, हाँ ऑफ कोर्स, ये पिल टावर सेंट्रल प्लेन्स के एकदम मिडिल में है। सेंट्रल प्लेन्स में रहने वाला हर एक इंसान इस बात को जानता है, लेकिन उस जगह से नॉर्दर्न रीजन काफी दूरी पे है। अगर तुम वर्म होल्स का यूज करते भी हो तब भी तुम कई ट्रांसफर्स के बाद वहाँ पे पहुँच पाओगे। ये सुन के जियान हल्के से नोट करता है। उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि शाओशियान का ग्रुप कहाँ पे है, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ होगा। जियान याद करता है जैसे ही शाओशियान का ग्रुप वहाँ से निकलता है उसके तुरंत ही बाद एक बहुत ही फ्राइटनिंग फोर्स उस वर्म होल से टकरा जाती है। जियान के साथ होने वाला ये एक्सीडेंट भी उसी से रिलेटेड होगा। जियान तो अभी दूसरे ही विचारों में खोया हुआ था, लेकिन हांगकांग को ऐसा लगता है कि जियान इंजरीज की वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है। जियान को और भी ना डिस्टर्ब करते हुए वो एक स्माइल के साथ कहता है ब्रदर जियान, क्योंकि तुम अभी उठे ही हो तो इस गैरेज में तुम्हें और आराम करना चाहिए। हम अभी टियानबे सिटी से काफी दूरी पे हैं। बीच में अगर तुम्हें कोई हेल्प की जरूरत होती है तो मुझे एक बार आवाज जरूर लगाना। ये कहने के बाद हांगकांग कर्टन को खोल के वापस चला गया था। जब हांगकांग ने कर्टन को खोला था तो जियान बाहर और भी कई कैरेजेस को देख सकता था। क्लियरली ये एक कॉन्वॉय है। हांगकांग के जाने के बाद दोबारा से साइलेंस फैल जाता है। हम जियान को वॉल की तरफ लीन करते हुए देखते हैं। उसके दिमाग में कई थॉट्स फ्लैश हो रहे थे। अब क्योंकि वो एक्सीडेंट की वजह से अपने ग्रुप से दूर हो गया है तो सबसे जरूरी चीज है अपनी इंजरीज से हील होना, वरना सेंट्रल प्लेन्स जैसी जगह पे जहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स की कोई कमी ही नहीं है वो अपनी इस कंडीशन में तो ट्रेवल नहीं कर सकता। जियान कहता है पिल टावर के उस कंपटीशन को स्टार्ट होने में अभी काफी टाइम है। जैसे ही मेरी इंजरीज हील होती हैं मैं यहाँ पे घूम के उस हॉल ऑफ सोल के बारे में थोड़ा सा पता लगाना चाहूंगा। मुझे मास्टर याओलॉ के वो फ्रेंड फेंग जुनजे को भी ढूंढना होगा। ऑफ कोर्स अगर मुझे टाइम मिलता है तो फिर बर्निंग फ्लेम वैली जाना भी कोई बुरा डिसीजन नहीं है, क्योंकि मुझे स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज के फाइनल 2 चेंजेस की जरूरत है। उन्हें ऑब्टेन करने के बाद मेरी स्ट्रेंथ दोबारा से राइज होगी। तुरंत ही उसकी आंखें एकदम ब्राइट हो जाती हैं। वो कहता है हाँ याद आया, मुझे जूनर के मिस्टीरियस बैकग्राउंड के बारे में भी जानना होगा। आखिरकार जूनर ने जो रिक्वायरमेंट्स मेरे लिए सेट करी थी मैं उस स्ट्रेंथ को काफी तेजी से अप्रोच कर रहा हूँ। ये सारी बातें सोच के जियान एक गहरी सांस लेता है। जब वो अपने फोरहेड को रब करता है तो वो सेंस कर पा रहा था कि उसकी बॉडी कितनी एम्प्टी फील हो रही है। तुरंत ही जियान अपनी दांती मीचते हुए क्रॉस
सीटेड पोजीशन में बैठ जाता है। ट्रेनिंग सीरीज को बनाते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। भले ही उसके साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करना बहुत जरूरी है, खासकर जब वो ऐसी जगह पे आ चुका है तो फिर ये मेंटर सबसे जरूरी हो जाता है। पूरे दिन कैरेज के बम्स को इंड्योर करने के बाद फाइनली जियान की बॉडी में थोड़ी सी द्विकी प्रोड्यूस होती है। भले ये द्विकी काफी वीक हो, लेकिन एटलीस्ट जियान अपनी स्टोरी रिंग से अब चीजें बाहर निकाल पा रहा था। और एक दिन रेस्ट करने के बाद जियान अब कैरेज से बाहर आके खुद वॉक भी कर सकता था। कैरेज में कॉर्प्स की तरह पड़े पड़े वो बोर हो गया था। कैरेज में खड़े होके वो अपनी आर्म को ट्विस्ट करता है। इससे जो उसने पेन फील किया था, जियान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। कई सालों में पहली बार जियान इतने वीकेस्ट पॉइंट पे है, लेकिन अगर कोई जियान को पावरलेस समझ के उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है तो फिर उसकी किस्मत काफी खराब होने वाली है। जियान की स्टोरी रिंग के अर्थ डीमन पपेट को छोड़ भी दिया जाए, तब भी जियान जो कि सरफेस पे इतना टोटल दिख रहा है, वो एक्चुअली में इतना हेल्पलेस नहीं है। आफ्टर ऑल एक दो प्रैक्टिशनर होने के साथ साथ जियान एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट भी था। उसकी मेंटल स्ट्रेंथ इवन दोजोंग से भी फाइट कर सकती थी। जियान ये तो नहीं कह सकता है कि सिर्फ अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का यूज करके वो एक एलिट दोजोंग को हरा देगा, लेकिन एक दो हुआंग जियान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतने सारे ट्रम्प कार्ड्स की वजह से जियान का कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो जाता है। अपना मुंह पहुंच के वो बाहर जाता है। उसकी आंखों में एंटर करते हैं कई और कैरेजेस। जियान के कैरेज को एक बड़ा सा बुल पुल कर रहा था। उसके हेड पे तो बड़े से हॉर्न देखे जा सकते हैं। इस कैरेज के दोनों साइड में कुछ ह्यूमन फिगर्स को देखा जा सकता है। वो ट्रैवलिंग के लिए हॉर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इन लोगों ने काफी रफ क्लोथ्स पहने हुए होते हैं, जो कि इनकी बाहों को भी कवर नहीं कर रहे थे। ये अपनी पीठ पे काफी खतरनाक वेपन्स कैरी करते हैं, जिनकी शार्पनेस से लोगों के चिल फैल जाए। जैसे ही जियान कर्टन को ओपन करता है, वो दोनों साइड्स का ध्यान अट्रैक्ट कर लेता है। जियान को देख के सभी लोग स्टार्टल्ड हो गए थे। थोड़ी दूरी पे एक इंसान के हंसने की आवाज आती है। वो कहता है, ये लिटिल फेलो सर्वाइव कर गया। चैंगन्यू, इस बार तुम मुझसे बैट हार चुके हो। इस इंसान का बिल्ड काफी लार्ज था। हम इसकी दोनों बाहों पे कई स्कार्स को देख सकते हैं। इसकी पीठ पे होता है एक रेड लार्ज ब्लेड, जो कि किसी तरीके के गोस्ट का हेड लग रहा था। इस लार्ज मैन की हंसी को सुन के सामने वाला स्किनी मैन अपना सिर हिलाने लगता है। वो हेल्पलेस तरीके से कहता है, डैम इट, मैंने एक गोस्ट को देख लिया। इस लड़की की इंजरीज इतनी सीरियस थी, लेकिन उसके बाद भी सर्वाइव कर गया। लगता है ये बहुत लकी है। लेकिन तुरंत ही वो एक तेज आवाज में बोलता है कि तुम यहाँ पे भेड़िए की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे इतने पैसों की तो परवाह भी नहीं है, लेकिन इन पैसों के साथ भी तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं करने वाली। ये सुन के वो लार्ज मैन बोलता है कि किसी ने पूछा तुमसे मेरे बारे में परवाह करने के लिए? ये कहने के बाद वो अपने घोड़े को जियान के पास में लाता है। जियान को सही सलामत देख के वो एक स्माइल के साथ कहता है, लिटिल फेलो, मुझे लोग गोइटू बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है गोस्ट हेड। मेरे आसपास के लोग मुझे ओल्ड गोस्ट बोलते हैं। नॉर्दर्न रेगिस्तान में मैंने ही तुम्हें सबसे पहले डिस्कवर किया था। वो हंसते हुए कहता है, लेकिन तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जिंदा रहने से जो मैंने बैट जीती है, वो मनी ही मेरे लिए इनफ है। जियान कैरेज की तरफ लीन करके बोलता है, बिग ब्रदर गोइटू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जियान है। काफी टाइम से जियान जिन लोगों से मिल रहा था, वो सारे के सारे ओल्ड फॉक्सेस थे। साथ ही में उन सभी की स्ट्रेंथ काफी खतरनाक लेवल की होती है, लेकिन इस तरीके के लो कल्टीवेशन के लोगों से जियान काफी टाइम बाद मिल रहा था। इस वजह से जियान को मर्सनरीज के बारे में याद आता है, जब वो वुटेंग सिटी में अपने फादर की हेल्प कर रहा था। वो भी इन लोगों से काफी सिमिलर थे। जियान अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से ये पता लगा पा रहा था कि यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग है दोलिंग और यहाँ पे सबसे वीक है दादोशी। उसके सामने वाले इस गुएटू की स्ट्रेंथ 2 स्टार दोलिंग पे है। जब जियान गुएटू को बिग ब्रदर बोलता है, तो इस बात से गुएटू काफी खुश हो गया था। वो कहता है, अगर तुमने मुझे बड़ा भाई बोला ही है, तो मैं इस जर्नी में तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन लिटिल फेलो जियान, तुम्हारी बॉडी काफी कमजोर लग रही है, तुम्हें फ्यूचर में और भी ट्रेन करना होगा। अगर सेंट्रल पेन्स में कोई स्ट्रेंथ को पोजेस नहीं करता है, तो फिर लोग उसे नीची नजरों से देखते हैं। गुएटू की टोन ऐसी थी जैसे वो किसी छोटे को डांट रहा हो। ये सुन के जियान मन ही मन में हंस रहा था। गुएटू ने ये बोला ही था, तभी पीछे से एक और आवाज आती है। ये आवाज थी हानचोंग की। हानचोंग कहता है, गुएटू, तुम रैंडमली किसी को भी ज्ञान मत दिया करो, और ये नॉनसेंस बातें तो बिल्कुल बंद कर दो। हानचोंग को देख के गुएटू एक ऑकवर्ड एक्सप्रेशन से बोलता है, यहाँ पे मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा जो गलत हो। हानचोंग गुएटू को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। उसका ध्यान जाता है जियान पे। जब वो देखता है कि इसका कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो चुका है, तो फिर उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। हानचोंग कहता है, लिटिल फेलो, बहुत अच्छे, इतनी सीरियस इंजरीज के बाद भी तुम चल पा रहे हो, सच में ये काफी अच्छी बात है। जियान भी एक एक्सक्यूज बनाते हुए स्माइल के साथ कहता है कि मेरी लाइफ काफी स्ट्रॉन्ग है, ये इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। हानचोंग एक सिंपल और ऑनेस्ट इंसान था। इस मैटर में ज्यादा देर तक वो नहीं उलझता। आसमान की तरफ देख के हानचोंग कहता है कि रात होने वाली है। यंग लेडी ने कैंप को प्रिपेयर करने के लिए बोला है। गुएटू, तुम एक अच्छी सी जगह को ढूंढो। लियांगिया, तुम आसपास पेट्रोल करो। गैंगबे, तुम कुछ और लोगों को लेके जाओ। क्लियरली हानचोंग इस कॉन्वॉय में काफी हाई पोजीशन पे था। उसके मुंह से निकले हुए किसी भी ऑर्डर को कोई निग्लेक्ट नहीं करता। सभी के मुंह से आवाज आती है, यस सर। इतना कहने के बाद सभी अपने अपने रास्तों पे चले गए थे। सारे ऑर्डर्स को इशू करके हानचोंग रिलीफ फील करता है। वो जियान की तरफ देख के कहता है, क्या तुम चल सकते हो? जियान एक नोट करने के साथ इस कैरेज से नीचे उतर गया
था। उसके पैर थोड़े से स्टैगर्ड हुए थे, लेकिन एट द एंड वो अपने आप को संभाल ही लेता है। जियान के इस एक्शन को देख के हान चोंग कहता है, लगता है तुम्हें और भी रेस्ट करने की जरूरत है। इतनी सीरियस इंजरीज के होने के बाद इनसे पूरी तरीके से रिकवर होना काफी मुश्किल है। अगर इन चोटों के कोई सिक्वेले रह जाते हैं तो तुम्हारी फ्यूचर कल्टीवेशन काफी डिफिकल्ट हो सकती है। हान चोंग की इस कंसर्न्ड आवाज को सुन के जियान स्माइल कर देता है। जियान के इस एक्सप्रेशन को देख के हान चोंग काफी हेल्पलेस फील कर रहा था। अब कैंप के प्रिपेयर होने का भी समय आ गया था। ये कॉन्वॉय सच में काफी एफिशिएंट था। एक हिल के पास 1 घंटे के अंदर ही कई टेंट्स अपीयर होते हैं। इन सारे टेंट्स के आउटसाइड एक पाउडर को फैला दिया जाता है जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट न हो। अपनी बॉडी की ऐसी कंडीशन की वजह से जियान ज्यादा काम नहीं करता। कैंप के पास एक स्पॉट को देख के जियान वहां पर जाके बैठ जाता है। जो इन्फॉर्मेशन हान चोंग ने रिवील करी थी उसके हिसाब से टियानबे सिटी के हान क्लैन का ये कैरेज है। जो भी चीज ये कैरेजेस कंटेन कर रहे हैं इन्हें एस्कॉर्ट करने का ही इनका मिशन होगा। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 2 लिंग क्लास की। कुछ वॉरियर्स 2 लिंग क्लास के पीक पे पहुंच चुके हैं। ये पीक 2 लिंग के एक्सपर्ट्स हान चोंग के जैसे थे। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था जियान उसे भी मिस नहीं करता। ये सब सोचने के साथ ही जियान का ध्यान चला गया था कई कैरेजेस की तरफ। एक लग्जूरियस कैरेज उसका ध्यान अट्रैक्ट करता है। वो कैरेज एक सरीन फ्रेग्रेंस को एमिट कर रहा था। क्लियरली इस कैरेज को कोई वुमन ऑक्यूपाई करती है। लेकिन जिस चीज ने जियान का ध्यान अट्रैक्ट किया था वो था 3 स्टार दो वांग का ऑरा। इस कॉनबॉय का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान इसी कैरेज के अंदर है। जब जियान इस पे फोकस कर रहा था तभी इसका बंद दरवाजा खुलता है। एक लंबी सी लेग नीचे आती है। जियान का ध्यान भी उसकी तरफ चला जाता है। तुरंत ही उसकी आंखों में एक सरप्राइज फ्लैश हुआ था। अनएक्सपेक्टेड बात है कि यही इंसान दो वांग पे पहुंच चुका है। वेल पहुंच चुकी है क्योंकि एक यंग लेडी है। इस लड़की की आईब्रोज विलो जैसी थी। साथ ही में इसका फिगर काफी टॉल था। अब इस लड़की ने पर्पल रंग के क्लोथ्स पहन रखे थे जिसमें खासकर उसकी कर्व्स हाईलाइट होती हैं। इसकी पूरी ब्यूटी में बस एक ही फ्लॉ था, वो ये कि इसके चेहरे पे एक चिलनेस थी। उसकी आंखों में एक स्टर्नेस फीलिंग दिखाई देती है। लेकिन फिर भी जियान को फील हो रहा था कि लड़की काफी फेमिलियर है। लेकिन वो भी इस बात से सर्टन था कि इस लड़की को उसने पहली बार देखा है। जैसे ही अपीयर हुई थी आसपास के सभी लोगों का ध्यान ये अट्रैक्ट कर लेती है। सभी की आंखों में एक यूजुअल हीट को देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोगों के चेहरों पे एक रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन देखा जा सकता है। जैसे ही नीचे आती है इसने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया था। जिसके ऊपर भी इसकी नजर जाती थी वो तुरंत ही ऐसे एक्टिंग करता था जैसे वो काम कर रहा है। ये देख के जियान अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा था। जब जियान इस कॉमिकल सिचुएशन को देख रहा होता है तब तक उस लड़की की नजरें भी जियान के ऊपर पॉज हो जाती हैं। तुरंत ही उसकी आईब्रोज वर्टिकल हो गई थी। अब वो जियान की तरफ आने लगी थी। एक मोमेंट के बाद उसकी आइसी कोल्ड आवाज जियान के कानों में जाती है। वो कहती है तुम वही इंसान हो ना जिसे हान चोंग ने जर्नी के दौरान रेस्क्यू किया था। ये सुन के जियान नॉड कर देता है। वो एक पोलाइट एटीट्यूड के साथ खड़ा होना चाहता था लेकिन उसकी बॉडी ये अलाउ नहीं कर रही थी। पूरी कोशिश करने के बाद वो वापस बैठ जाता है। जब वो लेडी जियान की इस वीक स्टेट को देखती है तो उसकी आईब्रोज भी निट हो गई थी। वो एक हल्की आवाज में कहती है कि मेरे हान क्लैन की कैरेजेस के रूल्स हैं। कॉनबॉय किसी को भी मुफ्त में सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि तुम इंजर्ड हो तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम बैठे बैठे तो कुछ काम कर ही सकते हो। जियान के लिए भी ये पहली बार था जब वो इस तरीके की लड़की से मिल रहा है। उसे अभी समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंसे या फिर रोए। आखिरकार उसके साथ ऐसा बर्ताव कब हुआ है। इन सभी विचारों के बाद भी वो एक नॉड करता है। जियान को नॉड करते हुए देख उस लेडी का चेहरा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। वो जियान की तरफ किसी चीज को टॉस करते हुए बोलती है मेरा नाम है हानशुए और मैं इस कॉन्वॉय की पर्सन इंचार्ज हूँ। फ्यूचर में अगर तुम किसी इशू को फेस करते हो तो तुम मुझे ढूंढ सकते हो। अगर तुम यहाँ पे अच्छे से बिहेव करते हो तो फिर टियानबे सिटी में पहुंचने के बाद तुम हमारे हान क्लैन के गार्ड्स को ज्वाइन कर सकते हो। भले इससे तुम बहुत अमीर तो नहीं होगे लेकिन एटलीस्ट तुम्हारे सर्वाइवल में परेशानी नहीं होगी। ये हीलिंग मेडिसिन है, इससे तुम्हारी इंजरीज में हेल्प होगी। कुछ समय के बाद हम डीमन स्नेक शाओमेंग की टेरिटरी से पास करेंगे, तब तुम्हें काफी केयरफुल रहना है। कैरेज में छिप जाना और बिल्कुल बाहर मत आना। ये सब कहने के बाद वो जियान के पीछे चली गई थी। हम उसे एक टेंट में एंटर करते हुए देखते हैं। इस जेड बोर्डल को देख के जियान के चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। भले ये लड़की स्टर्न और इंडिफरेंट दिखाई देती हो लेकिन अंदर से एक अच्छी इंसान है। तभी यहाँ के लोग उसकी रिस्पेक्ट किया करते थे। लेकिन जियान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इससे फैमिलियर क्यों फील कर रहा है। ये सोच के जियान काफी परेशान हो गया था। इससे पहले जानने वाली बात तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल ही थी। सीन चेंज होता है और अब रात आ जाती है। आसमान से आ रही मूनलाइट ने पूरे रेगिस्तान को कवर कर लिया था। इस बड़े से रेगिस्तान में काफी कम लोग थे लेकिन हमें एक जगह पे आग जलते हुए दिखाई देती है। वहाँ पे लोगों के हंसने की आवाजें भी आ रही थी। इन आवाजों की वजह से यहाँ का अकेलापन कम हो जाता है। हिल टॉप के ऊपर जल रही इस आग में से कई स्पार्क्स आसमान की तरफ जाते हैं। फ्लेम से प्रोड्यूस हो रही लाइट ने ग्राउंड को ब्राइट कर दिया था। कई लोगों ने इस आग को सराउंड करके रखा था। सभी लोग हंसते हुए अपनी वाइन जार्स को एक दूसरे से कोलाइड करते हैं जिससे हमें सुनाई देता है एक पिंग वाला साउंड। फिर क्या होना था, पूरी वाइन गले के अंदर। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है जियान की तरफ। वो भी एक कैंप के साइड में बैठा हुआ था। उसकी नजर इन बड़े बड़े इंसानों के ऊपर थी
जो कि इतने ड्रंक हैं कि इनके चेहरे लाल हो चुके हैं। इस तरीके के एक्सपीरियंस जियान के साथ काफी कम हुए थे। जियान जब फ्लेम से खेल रहा होता है तभी पीछे से एक आवाज आती है। वो कहता है ब्रदर जियान इस वाइन को पियो वरना इस कोल्ड डेजर्ट में तुम सिकुड़ ही जाओगे। इतना कहने के बाद एक जार उसकी तरफ आ जाता है जिसे जियान आसानी से पकड़ लेता है। ग्लास को पकड़ने के बाद जियान ऊपर देखता है, उसे दिखाई देता है वो ड्रंक हानचोंग। जियान कहता है थैंक यू बिग ब्रदर हानचोंग। इतना कहने के बाद जियान इसमें से 2 घूंट लेता है। जैसे ही वो फायरी हीट उसके पेट में जाती है जियान का चेहरा भी लाल होने लगा था। जब आसपास के हान क्लैंग के लोग ये देखते हैं कि जियान ने इतनी पोटेंट वाइन को आधा एक ही बार में पी लिया है तो वो उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं लिटिल फेलो जियान तुम्हारी कैपेबिलिटी काफी अच्छी है, लगता है तुम भी मैन की स्पिरिट को पोजेस करते हो। ये सुन के जियान स्माइल करता है। वो इनसे कुछ बोलने ही वाला था तभी हम देखते हैं सबसे मिडिल वाले कैंप को ओपन होते हुए एक फिगर जो कि इस मूनलाइट के अंदर काफी ब्यूटीफुल लग रही थी वो सभी की आंखों के सामने अपीयर होती है। ऑफ कोर्स ये हानशुए थी। लग तो ऐसा रहा था जैसे हानशुए अभी नहाई हो। उसके स्मूथ बालों में मॉइस्चर देखा जा सकता है जिससे इसकी ब्यूटी और भी निखर के आ रही थी। हानशुए को इस तरीके से देख के कई लोगों की हार्ट बीट्स तेज हो गई थी। हानशुए टेंट से बाहर आके पहले चारों तरफ देखती है, फिर वो फायर की साइड में एक ऐसी जगह पे बैठी थी जो कि जियान से कुछ खास दूरी पे नहीं थी। एक डैगर से वो ग्रिल्ड मीट को बाहर निकालती है जिसके बाद ये मीट चली गई थी उसके मुंह में। लगता है ऑथर फिर से पागल हो गया है, उसने हानशुए की चबाने की भी गाथाएं लिख दी हैं। बेसिकली करंट हानशुए काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। जैसे ही हानशुए बाहर आई थी हानचोंग और बाकी के लोगों की आवाजें भी कम हो जाती हैं। जिन डर्टी जोक्स को वो मारने वाले थे वो भी दोबारा गटक लिए जाते हैं। जियान का ध्यान भी हानशुए के ऊपर चला जाता है जो कि एक लड़की की तरह डेलिकेट लग रही थी। जब जियान हानशुए की तरफ देख रहा होता है तभी हानचोंग उसकी तरफ काफी तेजी से दौड़ के आता है। वो जियान को टीज करते हुए बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें हमारी यंग लेडी से लगाव तो नहीं हो गया? इस बात को सुन के जियान थोड़ा स्टार्टल्ड हो गया था लेकिन अगले ही मोमेंट में वो हंसते हुए अपना सिर हिलाता है। हानचोंग जियान का कंधा थपथपाते हुए बोलता है तुम्हें इतना एम्बेरेस्ड फील करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार इस कैंप में कोई भी 30 ईयर से कम वाला ऐसा इंसान नहीं है जो कि हमारी यंग लेडी को नहीं चाहता हो। लेकिन सभी लोग ये अच्छे से जानते हैं कि ये सब अपने दिल में ही सोच सकते हैं। यंग लेडी इतनी कम एज में एक एलीट दोवांग बन चुकी है। हमारे हान क्लैंग की जो यंगर मिस है बस उन्हीं का टैलेंट यंग लेडी से आगे है। खासकर हमारे स्टेटस के हिसाब से देखा जाए तो यंग लेडी हमारी रीच से बहुत दूर है। ये सुन के जियान हल्के से नोड करता है। हालांकि वो नहीं जानता था कि हान क्लैंग कितना पावरफुल है, लेकिन फिर भी हान क्लैंग की यंग लेडी होने की वजह से हानशुए की पोजीशन इन गार्ड से काफी ऊपर है। इस वजह से भले ही हानशुए इन सभी गार्ड्स की क्रश हो लेकिन ये सपने सपने ही रहेंगे। हानचोंग की आवाज जियान को अपने थॉट्स से बाहर लाती है। वो कहता है लेकिन हमारी लेडी एक अच्छी इंसान है, भले ही वो हमेशा इंडिफरेंट रहती हो लेकिन वो हम गार्ड्स के साथ अच्छा बिहेव करती है। अगर मिशन के दौरान कोई भी गार्ड इंजर्ड हो जाता है तो वो अपने पावर में पूरी कोशिश करती है कि उस गार्ड की फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करी जा सके। तुम्हें ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि सेंट्रल प्लेन्स जैसी जगह पे अगर कोई अपना यूज खो देता है तो फिर दूसरी पार्टी भी तुम्हें अबेंडन कर देगी। अगर दूसरी पार्टी उसका चुपचाप से मर्डर नहीं करती है तो उसे अपने आप को लकी मानना चाहिए क्योंकि जनरली ऐसे काम सीक्रेट्स को हाइड करने के लिए किए जाते हैं। ये सुन के जियान स्टार्टल्ड हो जाता है। अनएक्सपेक्टेड बात थी कि स्टर्न लुकिंग यंग लेडी अंदर से इतनी काइंड हार्टेड है। हानशु की एपेटाइट कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी, इस वजह से थोड़ी सी और ग्रिल्ड मीट के बाद वो वहाँ से खड़ी हो जाती है। चारों तरफ देखने के बाद उसका ध्यान जाता है हानचोंग के ऊपर। वो एक डीप आवाज में कहती है कि जो आज रात ड्यूटी करने वाले हैं वो अल्कोहल बिल्कुल कंज्यूम नहीं कर सकते, बाकी के लोग भी कम पीना। डीमन स्नेक शामेंग की टेरिटरी से पास करते हुए हमें अपने आप को काफी ध्यान से प्रोटेक्ट करना होगा। ये कहने के बाद वो यहाँ पे और देर तक नहीं रहती। जेंटल फुटस्टेप के साथ वो अपने टेंट में एंटर कर जाती है। अगले ही पल उसकी लाइट्स भी बुझ गई थी। जैसे ही हानशुए ने अपने टेंट में एंटर किया था अब पहले की तरह इस जगह का एटमोस्फेयर इतना रिलैक्सिंग नहीं रहता। कुछ लोगों की आईब्रोज भी सिकुड़ गई थी। उन लोगों से काफी दूरी पे होने की वजह से जियान को ये तो समझ में नहीं आता है कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन वो अपनी बातों में डीमन स्नेक को मेंशन कर रहे थे। शायद ये लोग उसी सो कॉल्ड डीमन स्नेक की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हानशुए ने भी मेंशन किया था। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है हानचोंग की तरफ। पूरी अल्कोहल को एक ही बार में गटक के वो बोलता है मैं उस ग्रीडी और लेचरस बास्टर्ड के बारे में कैसे बोल सकता हूँ, सभी लोग पीना बंद कर दो, आज गार्ड्स ड्यूटी भी डबल होगी। हानचोंग की इस डीप आवाज को सुन के सभी लोग अपने वाइन जार्स को भी रख देते हैं। तुरंत ही सभी गार्ड्स स्कैटर हो गए थे। जो पोजीशंस उन्हें असाइन हुई थी वो अब उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। इन गार्ड्स के ऐसे एक्सप्रेशंस को देख के जियान स्टंड रह गया था। वो खड़े होकर एक सोलम एक्सप्रेशन से पूछता है बिग ब्रदर हान, आखिर ये डीमन स्नेक शामेंग क्या चीज है? जियान के इतने बोलेपन को देख के हानचोंग भी काफी हेल्पलेस फील करता है। वो कहता है हम 10,000 स्नेक गॉड से पास करने वाले हैं। वो टेरिटरी एक डीमन स्नेक की है जिसका नाम है शामेंग। भले ही उस फेलो की स्ट्रेंथ अभी दोहुआंग क्लास पे ही पहुंची हो, लेकिन कुछ पीक ऑफ दोहुआंग क्लास के एक्सपर्ट्स भी उससे पंगे नहीं लेना चाहते क्योंकि वो है एक डीमन स्नेक। वो रैंक 4 से नीचे के सारे स्नेक्स को कंट्रोल कर सकता है। ये 10,000 स्नेक डीमन कोच स्नेक से भरा हुआ है। डीमन स्नेक शाचेंग ने इसे काफी सालों से ऑक्यूपाई
ऑक्यूपाई करके रखा है। अगर कोई वहाँ से सक्सेसफुली जाना चाहता है तो उसे वहाँ के एक्सपेंसिव टोल को देना होगा। इस टोल को पे न करने वाला 10,000 स्नेक गोड से जिंदा नहीं लौट सकता। ये सुन के जियान एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, एक 2 हुआंग क्लास का डीमन स्नेक, और एक्चुअली में वो इतनी इंटेलिजेंस को पोजेस करता है जिससे एक बदमाश की तरह टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया है। इसका रिप्लाई करते हुए हान चोंग बोलता है कि सारे के सारे रैंक 6 के डीमन बीस्ट कुछ इंटेलिजेंस को पोजेस तो करते ही है, और तो और शा मेंग ने एक डीमन ट्रांसफॉर्मेशन पिल को खा लिया था। इस रीजन से ये अपनी स्नेक रेस से इवॉल्व कर गया है। साथ ही में इसकी इंटेलिजेंस लेवल 6 से काफी हायर हो गई है। जियान एक स्टंड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, डीमन ट्रांसफॉर्मेशन पिल? एक्चुअली में इस पिल का यूज करके कोई मैजिकल बीस्ट अपनी शेप को चेंज भी कर सकता है, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है वो लेवल 7 की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल इस तरीके के इफेक्ट्स को शो करती है। हान चोंग एक्सप्लेन करता है कि ये डीमन ट्रांसफॉर्मेशन पिल एक लेवल 6 की पिल है और इसके इफेक्ट्स भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल से काफी सिमिलर है, लेकिन इससे मैजिकल बीस्ट एक पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन ही कर सकता है। साथ में इसके इफेक्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल से काफी पीछे है। आखिरकार बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल मैजिकल बीस्ट क्लैन में सबसे फेमस है। ये सुन के जियान भी रिलैक्स फील करता है। वो हान शुए और बाकी के लोगों की चिंता भी समझ रहा था। इस पूरी की पूरी कॉन्वॉय में सबसे स्ट्रॉन्ग वो हान शुए ही है और इसकी स्ट्रेंथ है बस 2 वांग पे। डेफिनेटली वो शा मेंग से बहुत ही इंफीरियर है। हान चोंग एक डिप्रेस्ड आवाज में बोलता है, होपफुली कल का टोल कुछ ज्यादा हैवी नहीं होगा। खैर ये सब छोड़ो ब्रदर जियान, तुम जाके रेस्ट करो, मुझे अभी सभी को कमांड करना है सो दैट हमारे डिफेंसेस और भी मजबूत हो सके। इतना कहने के बाद वो जियान के कंधों को थपथपाता है। तुरंत ही वो चला गया था अपने टेंट की तरफ। जियान देखता है इस कैंप ग्राउंड की तरफ जो कि अब काफी क्वाइट हो चुका था। हेल्पलेसली अपने टेंट में वापस लौटने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन टेंट में लौटने के बाद वो तुरंत ही सोता नहीं है, बल्कि वो अपनी स्टोरी रिंग से निकालता है एक मेडिसिन लिक्विड को। इस लिक्विड को मैग्मा वर्ल्ड में ट्रेनिंग करते हुए उसने यूज किया था। जियान इसे पूरी बॉडी में अप्लाई कर लेता है। इस लिक्विड की हेल्प से जो जियान को दर्द फील हो रहा था वो भी काफी रिड्यूस हो जाता है, और तो और जियान सेंस कर पा रहा था कि नेचुरल एनर्जी उसकी बॉडी में एंटर करना शुरू कर गई है। वो कहता है कुछ दिनों के बाद जो भी इंजरीज बची हुई है मुझे लगता है वो पूरी तरीके से हील हो जाएंगी, तब मेरा शरीर दुकी को अच्छे से इस्तेमाल कर सकेगा। अपने शरीर के इस चेंज को फील करके जियान का एक्सप्रेशन भी रिलैक्स हो गया था। अपने कपड़ों को वापस पहन के वो ट्रेनिंग स्टेट में एंटर कर चुका था। अपनी इंजर्ड बॉडी को हील करने के लिए वो काफी केयरफुल नेचुरल एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है। अगले दिन जब नॉइज उसके कान में एंटर करता है तो हम जियान को अपनी आंखें खोलते हुए देखते हैं। फिस्ट को क्लेंच करने के बाद जब जियान फील करता है कि उसकी बॉडी का पेन कम हो गया है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। शायद जियान काफी इंजर्ड होता है, लेकिन वो फील कर पा रहा था कि उसकी इंजरी से रिकवर होने की ताकत भी बढ़ती जा रही है। अपने कपड़े सही करके जियान आ गया था उस टेंट से बाहर। अभी हान चोंग का ग्रुप सामान को लोड कर रहा था। जियान भी स्माइल के साथ उनकी हेल्प करने लगता है। हान चोंग की टोली जो कि ऑलरेडी हान शो के कैरेक्टर को जानती थी वो जियान की इस हेल्प को रिजेक्ट नहीं करते। एक स्माइल के साथ उन्होंने जियान को एक सिंपल टास्क सौंप दिया था। सामान को कैरेज में डाल के जियान पीछे मुड़ाई था, तभी एक फ्रेग्रेंस उसके नाक में जाती है। वो फिगर जियान के सामने पॉज होके उससे कहती है, तुम्हें आज पूरे दिन कैरेज में ही रहना होगा, कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। जियान को कुछ भी बोलने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। इतना कहने के बाद वो अपने कैरेज में लौट गई थी। कैरेज में से आवाज आती है कॉनवॉय को शुरू किया जाए। इस कॉनवॉय की क्रीकिंग साउंड को सुन के जियान की फेस मसल ट्विच करने लगी थी। जियान अपनी दांतें मीचते हुए कहता है, लड़की ठीक है, मैं भी देखता ही हूँ। फिर भी उसने अपने आप को जैसे तैसे कंट्रोल किया था। वो कहता है अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो मैं चुपचाप से इनकी हेल्प कर दूंगा। अब भाई एक्सीडेंट का नाम ले ही लिया है और वो ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? लेकिन क्या और फैक्टर्स बीच में इंटरवीन करने वाले हैं? ये तो हमें मालूम पड़ेगा आने वाले एपिसोड्स में। तुम्हें ये कैसा लगा है कमेंट्स में बताना। ऑनेस्टली भाई एंड में आते आते बोलना नहीं जा रहा। सुबह से कामों ने मेरी बैंड बजा के रखी है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। तुम भी लाइक और कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो। खैर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी इस जर्नी में एक्साइटमेंट की कोई कमी ना हो, लेकिन ये चीज आपके सपोर्ट के बिना कैसे पॉसिबल है? ये तो रही मेरी बात। तुम अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करना। पिछले एपिसोड को मिस करने वाले लेफ्ट में क्लिक कर लो, और हाँ पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। तो फिर अगर बीच के एपिसोड्स को मिस कर दिया है, डू चेक दैट आउट सो दैट यू कैन कनेक्ट मोर। अगला एपिसोड चिपका दिया जाएगा राइट साइड में, तो उसे भी देख लेना। बाकी हम मिलते हैं वीडियो को इस पार। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैं तो जा रहा हूँ पानी पीने।